मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर। ये चैप्टर आपको दो टॉपिक पर बेस्ड है। पहले टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हम आपको पहले शॉर्ट नोट्स देंगे, शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं वो क्वेश्चन इन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होंगे जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए आज हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मोशन के बारे में चलेंगे, बात करेंगे कि मोशन होता क्या है। मोशन को हिंदी में गति के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये गति होता क्या है। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है, जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने किसी टाइम t1 पर ऑब्जर्व किया तो ये पॉइंट ए पर था, और किसी दूसरे टाइम t2 पर जब ऑब्जर्व किया तो ये पॉइंट बी पर था। मतलब हम लोग ऑब्जर्वर हैं और हम लोग ओ पर खड़े हुए हैं। एक बार ऑब्जेक्ट ए पर दिखाई देता है और किसी दूसरे टाइम में ऑब्जेक्ट बी पर दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ फिक्स्ड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मैंने डिफाइन कर दिया है, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन continuously with time with respect to a fixed observer, then object is said to be in motion. देन बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी आप कहेंगे वो मोशन में है। ये मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मोशन एक कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म के मतलब होता है एक समान गति, मतलब एक ही जैसा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जैसे मान लिया जाए कि पहले 5 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में फिर भी 8 मीटर का डिस्टेंस, अगले 5 सेकंड में फिर 8 मीटर का डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, then object is said to be in uniform motion. दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ये क्या होता है? इसमें से दो में से कोई एक चीज इक्वल होगा और दूसरा अनइक्वल होगा। जैसे मान लिया जाए कि पहले 5 सेकंड में 8 मीटर, अगले 5 सेकंड में 12 मीटर, उसके बाद वाले 5 सेकंड में 14 मीटर। तो आप देखेंगे टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। तो अगर टाइम इक्वल हो और डिस्टेंस अनइक्वल हो, या दूसरा केस, पहला 8 मीटर 4 सेकंड में, दूसरा 8 मीटर 6 सेकंड में, तीसरा 8 मीटर 3 सेकंड में, तो आप देखेंगे डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम अनइक्वल है। तो दो में से कोई एक चीज इक्वल हो और दूसरा अनइक्वल हो तो कहा जाता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम or equal distance in unequal interval of time, then object is said to be in motion. तो मैं समझता हूं कि आपको दो बात क्लियर हो गया कि
मोशन क्या होता है और ये मोशन होता कितने तरह का है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अपना पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये मोशन दो तरह का हो जाएगा, एक को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मतलब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को एक फ्रेम की जरूरत होती है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे अभी आप देख रहे थे कि मैंने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्सिस ड्रॉ किया था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन एंड मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। मैथमेटिक्स में इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, जबकि फिजिक्स में इसे रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। तो इट इज अ वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय विच पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब्ड। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर मोशन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला मोशन वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। इसका नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी है और कोलिनियर मोशन भी है। नाम से ये पता चल रहा है कि ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर कोई मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही एक्सिस चाहिए, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, तो इसे कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस is required to describe motion of a body, then it is called one dimensional motion. वन डायमेंशनल मोशन में बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, कर्व पाथ पर मूव नहीं करेगा। दूसरा जो मोशन है इसका नाम है टू डायमेंशनल मोशन, और इसे हम लोग मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं और कर्वी लीनियर मोशन भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ पर मूव करता है तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है और वाई जेड भी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टू कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए तो ऐसे मोशन को कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में बॉडी एक कर्व पाथ पर मूव करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। कोई कार किसी कर्व पाथ पर मूव करती है तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन में बॉडी कर्व पाथ पर मूव करता है। तीसरा जो है ये थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है, जैसे एरोप्लेन स्पेस में मूव करता है, बर्ड्स स्पेस में मूव करती है, तो इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिक्वायर्ड। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए और जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होगा तो ऐसे मोशन को कहा जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था मोशन से और बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में है। ये मोशन दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है। उसके बाद फिर मैंने बताया था रेफरेंस फ्रेम। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है। इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहा जाता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम पर आधारित मोशन आपको तीन तरह का होगा, एक वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है, दूसरा टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है और तीसरा थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पाथ लेंथ के बारे में। पाथ लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट पहले ए पर था
और अब वो ऑब्जेक्ट ए से बी पर चला आया है। तो ऑब्जेक्ट को ए से बी पर पहुंचने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है। ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है, ये चौथा पाथ है। इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होंगे और हर पाथ का लेंथ अलग अलग होगा। इसी पाथ को जब कोई बॉडी अपने मोशन के दौरान डिस्क्राइब करती है तो इसी पाथ के लेंथ को कहा जाता है पाथ लेंथ या डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड पाथ लेंथ और डिस्टेंस। ये पाथ लेंथ और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और ये कर्व्ड भी हो सकता है। चाहे ये स्ट्रेट लाइन हो चाहे ये कर्व हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद दूसरा चीज जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। जहां से मोशन शुरू किया गया है वो स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है, जहां पर मोशन खत्म हुआ है वो एंडिंग पॉइंट कहलाता है या फाइनल पॉइंट कहलाता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो सबसे कम डिस्टेंस होता है, इसी सबसे कम डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, जहां से मोशन उसने शुरू किया था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया, एक स्ट्रेट लाइन में गया और फिर लौट करके वापस आ गया और वो स्ट्रेट लाइन जहां से मोशन स्टार्ट किया था उसको क्रॉस कर गया और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू सेम होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पर मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो एक तरफ हमने डिस्टेंस लिखा है और दूसरा तरफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये एक्चुअल पाथ है फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। अपने मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करता है वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। इट इज अ स्केलर, डिस्टेंस स्केलर होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पर मूव करती है तो डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से ज्यादा होता है। ये चीज मैंने दिखाया, डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन पर हो तो डिस्टेंस के बराबर होगा और कर्व पाथ पर हो तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। मैंने आपको बताया अभी कि दो गिवन पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है। आइए कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। पहला पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ while displacement depends on is independent of path but depends on initial and final point. Distance path पर depend करता है, displacement initial and final point पर depend करता है। For a given body, distance cannot have zero or negative value, but displacement may be positive, negative और zero। ये तीसरा पॉइंट था। Infinite number of distance are possible between two fixed point because infinite path are possible between two fixed point। Only one single value of displacement is possible between two fixed point। तो आपने देख लिया। उसके बाद है if motion is in a straight line without change in direction। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है एक ही डायरेक्शन में तो इस केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पर मूव करती है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो ये था सेकंड हमारा टॉपिक जिसका नाम था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका स्पीड कहलाएगा।
जैसे 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो इसकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट ने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो इसकी स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। मान लिया जाए कि आपने स्पीड को u से लिखा है, टाइम को t से लिखा है और डिस्टेंस को s से लिखा है, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा u इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और अगर यहां से आप टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ये स्पीड आपको चार तरह का होता है। पहले को कहा जाता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म के मतलब होता है एक समान, मतलब वो स्पीड जो टाइम के साथ अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है। ऐसे स्पीड को कहा जाता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म स्पीड ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी स्पीड हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, जैसे पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 8 मीटर, अगले 5 सेकंड में 12 मीटर, तो टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, तो ऐसे स्पीड को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। तीसरा है एवरेज और मीन स्पीड। ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है? तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने जो कवर किया है और उस कवर करने में जो टाइम लगा है, यही इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। एवरेज स्पीड के 3 केसेस होते हैं। आइए हम लोग एवरेज स्पीड के केसेस को जानते हैं। एवरेज स्पीड के 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ हो तो, अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा ये जानेंगे। जैसे मान लिया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट ने S1 डिस्टेंस कवर किया है T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस कवर किया है T2 टाइम में, Sn डिस्टेंस कवर किया है Tn टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn, और टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, इसको कहा जाता है एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का केस 1 है। चले आ जाएंगे केस 2 में। इफ स्पीड एंड टाइम आर गिवन, अगर स्पीड और टाइम दिया हुआ होगा तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपको पहले स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है u1 स्पीड से t1 टाइम तक मूव किया है, u2 स्पीड से t2 टाइम तक मूव किया, और un स्पीड से tn टाइम तक। तो आपको पहले डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे s1 का वैल्यू हो जाएगा u1 इंटू T1, S2 का वैल्यू हो जाएगा u2 इंटू T2। मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस को आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें और S1 S2 Sn के बदले में पुट कर दें, तो u1 T1 u2 T2 और इसी तरह से un Tn डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस तरह से आपने देख लिया कि एवरेज स्पीड, अगर स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट केस 3 है जिसमें कि आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा। अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको पहले टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया है। आइए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? S1 डिस्टेंस कवर किया है u1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस कवर किया है u2 स्पीड से, और Sn डिस्टेंस कवर किया है un स्पीड से।
तो मैंने आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला बताया है कि टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, s1 डिवाइडेड बाई u1 हो जाएगा t1। उसी तरह से t2 का वैल्यू हो जाएगा s2 डिवाइडेड बाई u2। तो आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे टाइम का, s1 प्लस s2, ये जो टाइम डिस्टेंस था, टाइम हो जाएगा s1 बाई u1, s2 बाई u2 और इस तरह से sn बाई un। तो ये आपको केस नंबर 3 हो गया। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो इसका स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाला जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालेंगे तो ऐसे स्पीड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप जो मीन स्पीड कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये मीन स्पीड का फॉर्मूला है। अब आप इसका लिमिटिंग वैल्यू ले लें। लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी टेंस टू 0। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आता है डी एस बाई डी टी। इसी डी एस बाई डी टी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये था आपको स्पीड के बारे में। नेक्स्ट है वेलोसिटी। स्पीड में हम लोग डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड कहते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, मतलब डिस्टेंस के बदले में सिर्फ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज आल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है और ये वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। जिस तरह से स्पीड के 4 रूप हैं, इसी तरह से वेलोसिटी के भी 4 प्रकार हैं। पहले को कहा जाता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आइए देखिए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। सिंपल शब्दों में, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करती है तो ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी है। इस यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगी तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसमें ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तीसरा एवरेज और मीन वेलोसिटी, ये रेशियो है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। इसके भी 3 केसेस हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि स्पीड के 3 केसेस हैं, वेलोसिटी एवरेज स्पीड के 3 केसेस हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन, दूसरा है वेलोसिटी एंड टाइम आर गिवन और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर गिवन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह से स्पीड को किया गया है उसी तरह से आप वेलोसिटी को भी कर लेंगे। मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी होगी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। तो ये हमारा था शॉर्ट नोट्स अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है अ पार्टिकल कवर्स 1/2 ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r, then distance and displacement of particle is। एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ का हाफ ही पाथ कवर करता है। लिखा हुआ है अ पार्टिकल कवर्स, ये आप देख रहे हैं ये सेमी सर्कुलर पाथ है। अ पार्टिकल कवर्स 1/2 ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो पूछा गया द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल r। तो मैंने बताया था कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको ये डिस्टेंस है और ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसका लेंथ निकालेंगे तो ये सेमी सरकमफरेंस है जिसका पाई आर होता है और यहां से यहां तक जो हो जाएगा, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, तो ये मिलाकर के हो जाएगा 2r। तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस पाई r हो जाएगा
और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्टेंस 2r हो जाएगा। तो आंसर दिया हुआ है, ये बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ मैन गोज टू मार्केट विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ मैन। एक आदमी है जो मार्केट जाता है और मार्केट जाकर के फिर वो लौट आता है, तो पूछा गया है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप देखेंगे जाने के समय उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है, आने के समय भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप टोटल डिस्टेंस गया है, जाने में x डिस्टेंस, आने में x डिस्टेंस, ये हो गया, और टोटल टाइम मैंने बताया कि जाने में जो टाइम लगेगा वो x डिवाइडेड बाई 30 और आने में जो टाइम लगेगा वो x डिवाइडेड बाई 20। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस 2x हो गया, 2x डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लेंगे, 1/30 प्लस 1/20, x और x कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नॉर्मली हम लोग एवरेज निकालते हैं तो समझ जाते हैं कि 20 और 30 का एवरेज 25 होगा, 25 नहीं होता है, 24 होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 and remaining half with speed v2, its average speed will be। एक पार्टिकल है जो पूरे डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ, मान लिया जाए कि टोटल डिस्टेंस s है, तो ये s/2 ये फर्स्ट हाफ हो गया और ये s/2 ये सेकंड हाफ हो गया। पहला हाफ u1 स्पीड से और दूसरा हाफ u2 स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ये पूछा गया है कि इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या होगी। A particle covers first half of total distance with speed v1 and remaining half with speed v2. Its average speed will be, average speed हम लोग जानते हैं total distance divided by total time। तो total distance s है, total time जो हो जाएगा s2 divided by v1 plus s2 divided by v2। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये एवरेज इसकी वेलोसिटी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको पूछा जाता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एग्जाम में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो चेंज कर जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा तो चेंज कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे, ये चेंज हो जाएगा। विच टाइप ऑफ वेलोसिटी डिटरमाइंस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है ये आपको जानना है, तो ये जानने के लिए आप उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कार में या आपको बाइक में स्पीडोमीटर लगा रहता है, ये स्पीडोमीटर वो उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड को बता रहा होता है कि उस जिस टाइम में आप स्पीडोमीटर देख रहे हैं उस वक्त उसकी स्पीड कितनी है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। अभी मैंने आपको बता दिया कि स्पीडोमीटर की स्पीड जो है वो मेजर की जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। A car covers 2/5 of total distance with v1 and 3/5 of total distance with v2। सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया आपको, यहां पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस मान लिया जाए कि ये s है, तो 2/5 मतलब 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा ये हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, ये 1 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, ये 4 हिस्सा है और ये 5 हिस्सा है। तो ये 2 हिस्सा इसने कवर किया है v1 स्पीड से, और बाकी जो बच जाता है वो 3/5 बच जाता है, 3/5 ये कवर कर रहा है v2 स्पीड से। तो इसका आंसर हो जाएगा 5v1 v2 डिवाइड बाई 3v1 प्लस 2v2। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है, a particle covers 1/3 of total distance with speed u1, another 1/3 with speed u2 and remaining distance with speed u3, its average speed is। ये आप टोटल डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें,
मान लिया जाए कि ये टोटल डिस्टेंस है s, तो इसका 1/3 मतलब s1 हो जाएगा s/3, अनदर 1/3, ये भी तो 1/3 ही है, तो s2 हो जाएगा s/3, और बचा हुआ जो डिस्टेंस है ये s3 है, ये भी हो जाएगा s/3। पहला डिस्टेंस कवर किया है v1 स्पीड u1 स्पीड से, दूसरा किया है u2 स्पीड से, और तीसरा किया है u3 स्पीड से। अभी मैंने बताया आपको इसमें डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जो कि s है, और s1/u1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई u2 प्लस s3 डिवाइडेड बाई u3। s1 s2 s3 का वैल्यू पुट करेंगे, s1 का वैल्यू s/3 है, s/3 s2 का ही वैल्यू है, s/s3 इसका ही वैल्यू है, तो s/3 कॉमन आ जाएगा, 1/u1 1/u2 1/u3 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर होगा। An athlete completes one round of a circular track of radius r is equal to r in 40 seconds। एक एथलीट्स है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस r है और इसे कंप्लीट करने में 40 सेकंड्स का टाइम लेता है। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो पहले आप काउंट कर लें कि 2 मिनट 20 सेकंड में टाइम कितना होता है, तो 2 मिनट के मतलब हो गया कि 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 140 सेकंड्स। अब आप देखिए कि एथलीट्स को बोला गया है कि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो इसके पास टोटल 140 सेकंड्स है, तो एक बार 40 सेकंड्स में ये एक राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरे सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर तीसरे सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो इस तरह से 120 सेकंड्स कंप्लीट हो गया। अब इसके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स, मतलब 3 राउंड में 120 सेकंड्स यूज हो जाता है। अब 20 सेकंड बचा तो वो 20 सेकंड में यहां से यहां पर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कंप्लीट व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 2r होगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। A car moving on a straight road covers one third of distance 20 km per hour and remaining distance 60 km per hour, एवरेज स्पीड ऑफ कार। सेम क्वेश्चन है, आपको 1/3 ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब s1 का वैल्यू है s डिवाइडेड बाई 3 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 1/3 कंप्लीट हो गया है, तो 2/3 बचा रह जाएगा, ये आपको हो गया। पहला u1 का वैल्यू है 20 और u2 का वैल्यू है 60। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये आपको हो जाएगा s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई s1 बाई u1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई u2। s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस मिला करके s हो जा रहा है, s1 का वैल्यू है s/3 और ये आपको है 20 और इसका वैल्यू है s/3 और ये है 30। तो इस तरह से आप s/3 को, सॉरी ये 2s/3 है, s/3 को आप बाहर निकाल लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो s/3 को अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो ये आपको आ जाएगा 1/20 और ये 2/30, तो 2/30 आपको बाहर आ जाएगा, s/3 को हम लोगों ने बाहर कर लिया है, तो ये 1/15 बच जाएगा। s और s कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 300 है। आइए एक बार फिर से देखते हैं, ये आपको हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका एलसीएम 300 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 20 और ये चला जाएगा आपको ऊपर, तो 900 डिवाइडेड बाई 35। इसे आप सॉल्व करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व कर लेंगे, शायद इसका आंसर ये आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे, आई एम नॉट श्योर, आप सॉल्व करके इसको खुद से देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन। लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का जो मोशन होता है वो 3 डायमेंशनल मोशन है। अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन, ये आपको 2 डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ व्हील 2 डायमेंशनल मोशन है। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये आपको 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे चलते हैं हम लोग।
the ratio of numerical value of average speed and average velocity and average speed of body is the numerical ratio the numerical value of average speed and दो बार लिखा गया है average velocity and average speed of a body is always, मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड जो होती है वो या तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज स्पीड के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा ये आपको या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी, मैंने बता दिया मीन वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन एक्सीलरेशन, ये आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देता है। हमने एक्सीलरेशन नहीं पढ़ाया है, एक क्वेश्चन इसमें आ गया तो आप कर लें। इफ डिस्प्लेसमेंट s of a particle at time t is given as s is equal to 4t square, which of the following is correct? अगर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 4t स्क्वायर तो आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, ये ds/dt होता है। आप यहाँ पर s का वैल्यू पुट कर दें, इसका वैल्यू है 4t स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8t हो जाएगा। चूंकि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है इसलिए वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट s ऑफ अ बॉडी वेरीज विथ टाइम इतना मीटर एंड द विच टाइम विल द बॉडी विल बी एट रेस्ट। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 2t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 3 है। अब आपसे पूछ रहा है कि वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द टाइम एट विच वेलोसिटी बी एट रेस्ट, किस टाइम में वेलोसिटी रेस्ट में होगी ये आपको जानना है। रेस्ट में होने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया ds/dt, वेलोसिटी का वैल्यू आप 0 ले लेंगे, ds/dt का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4t माइनस 16t आ जाएगा, 4t माइनस 16 आ जाएगा। अब आप 4t माइनस 16 आ जाएगा, यहाँ से आप t का वैल्यू निकालेंगे, t इज इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से 4 4 16 4 आ जाएगा, ये राइट आंसर होगा। इफ पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t as s is equal to at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0। इसी तरह से आप लिखेंगे v इज इक्वल टू ds/dt, वेलोसिटी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, ds/dt निकालेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2at और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस 3 bt स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे t कॉमन आ जाएगा तो ये 2a माइनस 3 bt आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t का एक वैल्यू 0 आएगा और दूसरा t का वैल्यू आ जाएगा 2a/3b। या तो t इज इक्वल टू 0 होगा या t इंटू 2a माइनस 3 bt 2 इंटू 2a माइनस 3 bt ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको t का वैल्यू आ जाएगा 2a/3b। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन एज, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ct स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है bt स्क्वायर और आपसे पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन एज, टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक vx होगा और दूसरा vy होगा। vx का वैल्यू हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt, x का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 2ct आ जाएगा और y का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे dy बाई dt, तो ये आपको आ जाएगा 2bt। अब आप जानते हैं v का वैल्यू होगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर रूट। अब आप vx का वैल्यू पुट कीजिए, vy का वैल्यू पुट कीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो दिस विल बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t, एट व्हाट टाइम एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0। अभी मैंने आपको एक्सीलरेशन बताया नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन का क्वेश्चन दे दिया गया है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है
dv बाई dt, एक्सलेशन का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे तो आपको 4 सेकेंड आ जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही था, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया लेकर आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।